हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले नोड.जेएस ट्यूटोरियल में मैंने आपको कुछ मॉड्यूल्स के बारे में बताया था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और आप अपने खुद के मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हो। और ओएस मॉड्यूल के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा पर्टिकुलर वीडियो में। ओएस मॉड्यूल और पाथ मॉड्यूल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज बारी आती है नोड.जेएस के आर्किटेक्चर को समझने की कि नोड.जेएस पीछे बैकएंड में काम कैसे करती है। अगर आपने जेएस का आर्किटेक्चर पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपको ये जल्दी समझ आएगा। आपको ये जल्दी समझ आया क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। आर्किटेक्चर दोनों के सेम है, बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा डिफरेंस है। वो मैं आज आपको बताऊंगा कि नोड.जेएस का आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, नोड.जेएस का आर्किटेक्चर है क्या। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोड.जेएस का आर्किटेक्चर। हाँ जी, नोड.जेएस के आर्किटेक्चर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे एक क्लाइंट। क्या बनाएंगे? एक क्लाइंट बनाएंगे हम। क्लाइंट मतलब समझ रहे हो कि जब भी आप कोई ब्राउजर खोलते हो या फिर आप वेबसाइट का नाम लिखते हो, जब आप लिखते हो तो क्या होता है, तो ब्राउजर जो है ना एक रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट भेजता कहाँ पर? एक सर्वर पर। कहाँ पर? एक सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ठीक है। और उस सर्वर पे जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है वो होती है गेट, क्योंकि जो ब्राउजर है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जो भेजता है वो सिर्फ और सिर्फ गेट रिक्वेस्ट ही भेज सकता है। उसके बाद वहां से जो रिस्पॉन्स आता है ना, वहां से जो रिस्पॉन्स है वो आता है HTML की फॉर्म में। HTML, CSS और JS फाइल्स आती हैं आपके पास उसमें, और वो आपका पेज रेंडर हो जाता है और आपको वेबसाइट दिख जाती है पूरी की पूरी कि भाई ये नया बार आया है वेबसाइट का, ये वेबसाइट का छोटा सा साइड बार है और ये वेबसाइट का पूरा कंटेंट है यहाँ पर। तो ये आपका फोन में और डेस्कटॉप पे जो भी स्टाइलिंग लगाई गई हो वो दिख जाती है यहाँ पर। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो जो आपका जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, जब सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर क्या करता है अभी वो देखेंगे हम। मान लो सर्वर हमने नोड.जेएस के अंदर बना रखा है, ठीक है। तो अब रियलिटी में चल क्या रहा है, तो मान लो ये आपकी नोड.जेएस की ऐप है। क्या है ये आपकी एक नोड.जेएस की ऐप है, इसको कहेंगे हम नोड.जेएस। रिक्वेस्ट आई आपकी यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर आपकी क्या आई है, यहाँ पर आई आपकी रिक्वेस्ट जो क्लाइंट ने भेजी थी, है ना। और यहाँ पर नोड.जेएस क्या करती है, जितनी भी रिक्वेस्ट आती है ना उनको एक क्यू में रखती है। कहाँ पे रखती है? उन सभी रिक्वेस्ट को एक क्यू में रखती है। क्या रखती है? एक क्यू बना लेती है नोड.जेएस, और उस क्यू में रखती है उन सारी रिक्वेस्ट को। जैसे पहली रिक्वेस्ट आई तो पहली रिक्वेस्ट यहाँ आ गई, दूसरी आई तो यहाँ आ गई, तीसरी आई तो यहाँ आ गई, चौथी आई तो यहाँ आ गई, पांचवी आई तो यहाँ आ गई। लेकिन चलेगी कैसे? चलेगी ऐसे, जो पहले आई थी वही पहले एग्जीक्यूट होगी, जो पहले आई थी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, और ये बारी बारी चलती रहेंगी, ठीक है। वे रिक्वेस्ट बारी बारी एग्जीक्यूट होती रहेंगी। हाँ जी, और ये जो हमारी क्यू बनी है ये हमारी है इवेंट क्यू। क्या ये? जो इवेंट्स को संभालती है इवेंट क्यू। जो पहले आया उसकी बारी पहले आएगी एग्जीक्यूट होने की, ओके, ठीक है। उसके बाद जो इवेंट क्यू है उसमें से जो रिक्वेस्ट निकली है वो जाएगी इवेंट लूप के अंदर। कहाँ जाएगी? वो जाएगी इवेंट लूप के अंदर। यहाँ पर एक इवेंट लूप बना लेते हैं, इवेंट लूप, ठीक है। इवेंट लूप के अंदर जाएगी, ओके। और ये इवेंट लूप क्या चीज है? इवेंट लूप तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इवेंट लूप करती क्या है। अगर आपको नहीं पता तो बस आप इतना समझ लो कि जो इवेंट लूप है ना वो रिक्वेस्ट को ना दो चीजों में बांट देती है, दो कैटेगरीज में बांट देती है। एक तो है हमारा ब्लॉकिंग कोड, ब्लॉकिंग कोड बोल लो या ऑपरेशन बोल लो, ब्लॉकिंग ऑपरेशन बोल लेते हैं, ब्लॉकिंग ऑपरेशन, ठीक है। और एक होता है हमारा नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब ये क्या है ब्लॉकिंग ऑपरेशन और नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन? ये जो ब्लॉकिंग ऑपरेशन और नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है ना, इसमें आता है ब्लॉकिंग का मतलब आपका पूरा का पूरा सर्वर वेट करेगा। हाँ जी, मान लो अगर 10 रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, ठीक है, और इनमें से एक रिक्वेस्ट अगर ब्लॉकिंग है और ये भी ब्लॉकिंग है तो ये भी ब्लॉकिंग है और सारी की सारी ब्लॉकिंग है, सारी की सारी क्या है? ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा? सर्वर वेट करेगा, इस रिक्वेस्ट को तो आने ही नहीं देगा, इस रिक्वेस्ट को आने ही नहीं देगा जब तक ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो जाती। और इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए सर्वर अपने थ्रेड्स को यूज करेगा। हाँ जी, जैसे कि मान लो बाय डिफॉल्ट वैसे तो 4 थ्रेड्स दिए जाते हैं ब्लॉकिंग ऑपरेशन को किसी भी को। तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन क्या करता है? ये जाता है थ्रेड पूल में। कहाँ जाता है? ये थ्रेड पूल में जाता है, जहां पर आपकी थ्रेड्स होती है सारी की सारी, ओके। वहां पर अगर कोई वर्कर फ्री है, मतलब कि अगर कोई थ्रेड फ्री है, मान लो यहाँ पे 4 थ्रेड है कुल, 1 2 3 4 थ्रेड है मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर कोई थ्रेड फ्री होगी तो इस रिक्वेस्ट को ये थ्रेड मिल जाएगी, और जो सेकंड रिक्वेस्ट होगी उसको भी ये थ्रेड मिल जाएगी अगली वाली, अगर ये फ्री है तो। अगर और कोई फ्री नहीं है तो ये रिक्वेस्ट वेटिंग में रहेंगी, जितनी भी रिक्वेस्ट है ना सारी की सारी वेटिंग में रहेगी। और जैसे ही कोई थ्रेड फ्री होगी तुरंत
उसको वो मिल जाएगी थ्रेड, ठीक है। जैसे मान लो ये थ्रेड फ्री होगी थोड़ी देर बाद, तो ये इसको मिल गई, तो ये उसको मिल गई। तो इस तरीके से काम होता है। और थ्रेड पे जाने के बाद जब प्रोसेस थ्रेड पे जाती है तो उसको एग्जीक्यूट करती है, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्रोसेस का रिजल्ट आता है उसको रिटर्न कर देती है। और उस तरीके से जैसे रिटर्न होता है हमारा यहाँ से, और जैसे यहाँ से रिटर्न होता है, और रिटर्न होने के बाद क्या चला जाता है, वापस से रिस्पॉन्स चला जाता है, रेस्पॉन्स। और जो नॉन ब्लॉकिंग कोड होता है ना, वो अलग से, वो तुरंत की तुरंत क्या होता है, उसका तुरंत की तुरंत सॉल्यूशन करके एग्जीक्यूट करके उसको रिटर्न कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। क्योंकि नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या है, जो टाइम टेकिंग एक्शन है। और टाइम टेकिंग एक्शन कब स्टार्ट होता है, जेएस के अंदर, वो तो आपको पता ही है। और इसका जो एग्जांपल है ना कि नॉन ब्लॉकिंग कोड कौन सा होता है और ब्लॉकिंग कोड कौन सा होता है, वो मैं आपको आंसर दूंगा कि नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग कोड कौन से हैं, ताकि आप पता लगा सको कि हाँ भाई ये तो ब्लॉकिंग कोड है, ये मेरे को नहीं देना, नॉन ब्लॉकिंग कोड आपको देना है। क्योंकि जितना आप ब्लॉकिंग कोड दोगे ना, ठीक है, उतना जो लोड है वो सर्वर पर बढ़ेगा। क्योंकि हर कोई वेट करेगा दूसरी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। मान लो आपके पास 4 थ्रेड है ना, टोटल आपके पास कितनी थ्रेड है, टोटल आपके पास 4 थ्रेड्स हैं सीपीयू के अंदर। जितने कोर उतनी थ्रेड्स, ठीक है, जितने आपके सीपीयू के अंदर कोर हैं उतनी आपके पास थ्रेड्स हैं। और उन थ्रेड्स को कोई ना कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहा होता है। तो साथ में आप क्या कर सकते हो, जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो ब्लॉकिंग में, तो एक थ्रेड ले ली, दूसरी थ्रेड ले ली, तीसरी भी थ्रेड ले ली, मान लो चौथी भी फ्री थी, वो भी एक रिक्वेस्ट ले ली। और मान लो 10 जने ने रिक्वेस्ट कर रखी है, तो 4 तो थ्रेड यूज हो गई है, 5 6 7 8 9 10, ये बाकी 6 जने वेट करेंगे, एक एक करके बारी बारी नंबर आएगा इनका। लेकिन नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट में क्या होगा, अगर 10 के 10 रिक्वेस्ट करेंगे ना आपके पास, तो 10 के 10 को अलग से, 10 के 10 को तुरंत की तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ जी, रिस्पॉन्स मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कब ब्लॉकिंग कोड चाहिए होता है और कब चाहिए होता है नॉन ब्लॉकिंग कोड। हाँ जी, वैसे तो नॉन ब्लॉकिंग कोड ही आपका मेन है, ठीक है। ओवरऑल आप इसको ये समझ लो कि जो आपका आर्किटेक्चर है वैसे काम करता है कि रिक्वेस्ट है, अगर ब्लॉकिंग कोड है तो उसको सीपीयू के पास भेज देता है थ्रेड पूल के अंदर, और वो थ्रेड पूल जो है वो उसको काम करके आगे रिस्पॉन्स रिटर्न कर देती है। और जो नॉन ब्लॉकिंग कोड है वो डायरेक्ट फटाफट रिस्पॉन्स जो है रिटर्न हो जाता है, रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही था बस, हमारा जो नोड.जेएस का मेनली आर्किटेक्चर था वो इतना ही था। अब मैं आपको कोड पे समझाता हूँ। यहाँ पे एक काम करेंगे, एक फाइल बनाएंगे अलग से, एक सिंपल एक फाइल बनाते हैं 3, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे 3, और यहाँ पे है हमारा नोड.जेएस ARCH, बस इतना लिख देते हैं आर्क, ठीक है। और बाकी आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना, इतना लिखता हूँ। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया है। मैं पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी फाइल बना लेते हैं, मान लो यहाँ पे app.js बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉकिंग कोड और नॉन ब्लॉकिंग कोड कौन सा होता है। सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉकिंग कोड, ठीक है, जो कि ब्लॉक करेगा, क्या करेगा, जो कि ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे कॉमेंट लिखते हैं ब्लॉकिंग कोड। ये क्या करेगा, ये हमारे कोड को ब्लॉक कर देगा। देखो बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log start, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा console.log start। उसके बाद अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एक while लूप, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ डेट के नाम से, एक वेरिएबल बनाता हूँ डेट के नाम से, और उसके अंदर मैं डालता हूँ date.now। क्या डालता हूँ, date.now ये डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लूप चलाई while, और while के अंदर मैंने क्या किया, date.now में से माइनस कर दो डेट, जो डेट हमने ली थी उसमें से date.now माइनस कर, सॉरी date.now जो करंट डेट है, जो करंट डेट और टाइम, उसमें से डेट माइनस कर दो, ठीक है। अगर वो छोटी है 3000 से, किससे, 3000 मिली सेकेंड से, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log और वेट, ठीक है, console.log वेट, और उसके बाद मैं लिख दिया console.log प्रोसेस कंप्लीटेड, ठीक है। ये है हमारा ब्लॉकिंग कोड। ब्लॉकिंग कोड इन द सेंस कि ये जो कोड है ना, ये जो लूप है 3 सेकंड तक चलेगी। अब कैसे कि मैंने क्या किया, जो date.now थी ना, और जो डेट करंटली अभी चल रही है, जो मैंने यहाँ पे डेट ली, और ये हर बार नई डेट लेगा, तो जब तक 3 सेकंड से कम है ना ये, तो तब तक तो ये चलेगी, ठीक है। जैसे ही 3 सेकंड पूरे हो जाएंगे, ये वेट हमारा जो है रुक जाएगा, ये जो व्हाइल लूप है रुक जाएगी, और ये प्रोसेस जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो जब भी मैं इसको रन करूंगा तो अब देखना यहाँ पर क्या होगा। एक सेकंड, यहाँ पर अच्छे से रन नहीं हुआ ये, मैं टर्मिनल में इसको रन करता हूँ। CD करते हैं एक बार 3 में, और यहाँ पर हम लिखेंगे node app.js, नोड ऐप लिख देते हैं। यहाँ पर नोड ऐप लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ, नोड app.js करते हैं एक बार, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद सेव नहीं की हमने फाइल, सेव करते हैं। और अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर वेट आ रहा है, और प्रोसेस कंप्लीट। जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट हुई, इतने क्या हुआ, इतने वेट ही वेट आया है ना। तो यहाँ पे अगर आप वेट को हटा दोगे,
यहाँ पे अगर आप वेट को हटा दो एक बार के लिए और दोबारा से रन करते हैं इस फाइल को, तो देखना क्या होगा, स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद यहाँ पर 3 सेकंड रुकेगा प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम रुक चुका है। अब इस पे ना तो कोई और रिक्वेस्ट आ सकती है, ना कोई ये और काम कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉकिंग कोड। जैसे ही कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद प्रोसेस कंप्लीटेड लिखा आया, है ना, उसके बाद क्या है, प्रोसेस कंप्लीटेड लिखा आया। तो यहीं पर हमारा अगर नॉन ब्लॉकिंग कोड होता तो वो कैसे काम करता, देखो दिखाता हूँ अभी कैसे काम करता। ये मैं करता हूँ कमेंट आउट, ओके, और यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा इंडेंट कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये तो हमारा ब्लॉकिंग कोड हो गया। उसके बाद आता है हमारा नॉन ब्लॉकिंग कोड। कौन सा, नॉन ब्लॉकिंग कोड। अब यहाँ पर जो हम नॉन ब्लॉकिंग कोड दिखाने वाले वो है, देखो एक तो कंसोल लॉग करता हूँ, console.log स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे नॉन ब्लॉकिंग, लिख देता हूँ साथ में, नॉन ब्लॉकिंग स्टार्ट हो चुका है। और इसमें भी हम सेम टू सेम वही काम करेंगे कि 30 सेकंड बाद आपको कुछ करना है, क्या, सॉरी 30 से नहीं, 3 सेकंड बाद आपको कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा सेट टाइम आउट, क्या रखूंगा, सेट टाइम आउट, और यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन दे दूंगा, ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन दे दूंगा। मान लो आपको 3 सेकंड तक तो कुछ काम करवाना था या फिर 3 सेकंड के लिए काम रुकवाना था, जितना भी टाइम आपको लगा है ना, हमको नहीं पता। अभी तो मैंने यहाँ पे कस्टम टाइम दे दिया कि भी 3 सेकंड तक रुक, लेकिन जब प्रोसेस होती है कुछ तो उसमें क्या पता कितना टाइम लग जाए, कितना डेटा आपके डेटाबेस में वहां से डेटा उठाना हो तो कितना टाइम लग जाए, आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बस ऐसे आपको एग्जाम्पल दिया कि 3 सेकंड तक भी हमारा प्रोग्राम रुका है, बिल्कुल रुका है। अगर ज्यादा लगती तो ज्यादा रुकता प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी मैं कस्टम टाइम दे रहा हूँ। मान लो मैंने 3 सेकंड दे दी, सेट टाइम आउट तो फंक्शन आपने पढ़ा ही होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। आपने अगर यहाँ पर 3 सेकंड दे दी हैं और मैं यहाँ पर करता हूँ console.log प्रोसेस कंप्लीटेड, ठीक है, ये मैं लिख दिया प्रोसेस कंप्लीटेड। 3 सेकंड बाद हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मैंने एक और काम कर दिया, यहाँ पे console.log कर दिया हेलो जेएस। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ प्रोग्राम को और रन करता हूँ नोड ऐप जेएस, यहाँ पर क्या हुआ, हेलो नॉन ब्लॉकिंग कोड और हेलो जेएस आ गया। हेलो नॉन ब्लॉकिंग कोड, तो सॉरी स्टार्ट नॉन ब्लॉकिंग कोड और हेलो जेएस आ गया। पहले ये प्रिंट हुआ, फिर इसने वेट नहीं किया कि ये कब होगा, फिर इसने अगली रिक्वेस्ट को हैंडल कर दिया सीधा इसने क्या किया, अगली हेलो जेएस इस चीज को हैंडल कर दिया। साथ में जब ये हो गया ना कि अब इसके पास कोई फालतू की चीज नहीं है काम करने को, उसके बाद इसने सेट टाइम आउट को रन कर दिया है और ये 3 सेकंड बाद ये प्रिंट हो चुका है। समझ रहे हो इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो नॉन ब्लॉकिंग कोड होता है ना, उससे हमारा प्रोग्राम नहीं रुकता है, ठीक है, प्रोग्राम नहीं रुकता है, बल्कि वो वेट करता है खाली होने का। इसने क्या किया, इसको अलग से सेपरेट कर दिया एक अलग क्यू में, जो कि होती है टास्क क्यू, उसके अंदर सेपरेट कर दिया कॉल स्टैक से अलग, कॉल स्टैक से अलग, हाँ जी, कॉल स्टैक से अलग कर दिया। जो कि आपकी इवेंट लूप के अंदर कॉल स्टैक होता है और टास्क क्यू अलग होती है, और एक माइक्रो टास्क क्यू बोल सकते हो या फिर प्रायोरिटी टास्क क्यू अलग होती है, जिसके अंदर प्रोमिसेस आती हैं। तो यहाँ पर आपका जो टाइम टेकिंग सिचुएशन है वो सेट टाइम आउट भी हो सकता है, सेट टाइम इंटरवल भी हो सकता है, और प्रोमिसेस भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। जब आप कहीं से डेटा फैच कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, या फिर डेटाबेस से आप कोई डेटा ले रहे हो, वो भी यहाँ पर काम होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यह नॉन ब्लॉकिंग कोड जो कि आपका ब्लॉक नहीं होता है, अगली चीजों को काम करने देता है। और ये जो ब्लॉकिंग कोड है ना, यहाँ पर भी देखो, ये जो ब्लॉकिंग टाइप का कोड आया है जहां पर अपने प्रोग्राम ने वेट किया है, इसको अलग कर दिया जेएस ने, इसको अलग करके एक अलग क्यू में डाल दिया है कि भाई जैसे ही कॉल स्टैक खाली होगा ना, जब अपनी कोई भी प्रोसेस रन नहीं कर रही होगी, जब सारे फंक्शंस खाली हो चुके होंगे, मतलब रन हो चुके होंगे, जब आपको टाइम मिले तब आप इसको रन कर देना। और देखो यहाँ पर जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यही तो होता है, 1 2 3 और ये लो आपका प्रोसेस कंप्लीटेड। जैसे ही यहाँ पर जेएस को, नोड जेएस को टाइम मिला कि भाई ले भाई अब तो खाली हो गया, फटाफट इसको रन कर दो, फटाफट इसको रन कर दो। तो ये होता है हमारा नॉन ब्लॉकिंग कोड। अब इसमें कोड जो है वो हमारा ब्लॉक नहीं हुआ, आगे के जो फंक्शंस थे वे रन हुए हैं, आगे के जो फंक्शंस थे वे रन हुए हैं। अब सेट टाइम आउट की जगह असिंक अवेट प्रोमिसेस भी आप यूज कर सकते हो। हाँ जी, असिंक अवेट जो प्रोमिसेस है वे भी आप यूज कर सकते हो। तो यही है हमारा नॉन ब्लॉकिंग कोड। और यहीं पर आपको मैं एग्जांपल देता रहूंगा आने वाले ट्यूटोरियल्स में कि ये तो हमारा नॉन ब्लॉकिंग कोड है, ये हमारा ब्लॉकिंग कोड है, क्योंकि अभी तो हमने आर्किटेक्चर करा है। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको ओएस मॉड्यूल कराऊंगा, नोडेमोन कराऊंगा, साथ में पाथ मॉड्यूल कराऊंगा और फाइल हैंडलिंग कराऊंगा। तो ये 2-3 वीडियो आनी बाकी हैं, उसके बाद हम अपना
अपना पहला सर्वर बनाएंगे। हाँ जी, पहला एक HTTP सर्वर बनाएंगे अपना। तो मैं हर सिचुएशन में, लगभग हर वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा, लगभग सभी नहीं, लगभग जिस वीडियो में भी नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग कोड के बारे में डिफरेंस बताना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा कि ये चल क्या रहा है। अभी आपको लग सकता है यार ये क्या है, अजीब सी सिस्टम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे आप इसके यूज्ड टू हो जाओगे, आपको पता रहेगा अच्छा यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर वो है, अपने आप ही आपके माइंड में सारी प्रोसेस चलने लगेगी कब कहाँ पे क्या करना है। बस एक बार आप बने रहो सीरीज पर, और जो मैं सिखा रहा हूँ ना उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, जब तक खुद से कोड नहीं लिखोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। खुद से आपको कोड लिखना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अगर आपको JS आती है, क्योंकि ट्यूटोरियल एक दिन में आता है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इतने आप JS की प्रैक्टिस करो Node.js के अंदर। मतलब JS के अंदर जो if else थे, for loop थी, मैप फंक्शंस थे जितने भी, और रिड्यूस फंक्शन था, फिल्टर फंक्शन था, उन सब की प्रैक्टिस करो Node.js के अंदर, ताकि वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। नॉर्मल JS की प्रैक्टिस करो, बस उसमें से डोम को हटा देना। जो भी डोम की API थी उनको हटा दो, ब्राउजर की API थी उनको यूज मत करना। वैसे तो ये अगर आप यूज करोगे तो ये बता ही देगा कि आप यूज नहीं कर सकते। तो बाकी JS की प्रैक्टिस करो आप इतने धीरे धीरे, जब तक हम सर्वर नहीं बना लेते, और सर्वर बना के फिर हम सर्वर की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और नॉन ब्लॉकिंग कोड के बारे में भी सीखो थोड़ा सा, कि नॉन ब्लॉकिंग कोड कौन सा होता है, ब्लॉकिंग कोड कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप बैकएंड में हो तो बैकएंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप हैंडल करने वाले हो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी रिक्वेस्ट्स को। हाँ जी, क्योंकि फ्रंट एंड पे जब आप काम करते हो तो फ्रंट एंड में क्या करते हो, आप एक क्लाइंट बनाते हो फ्रंट एंड में, ठीक है। और वो क्लाइंट कहाँ रन होता है, वो क्लाइंट किसी के PC में रन होता है। तो किसी का PC, किसी का पर्सनल जो कंप्यूटर है उसमें आपकी वो एप्लीकेशन रन होगी, तो जो प्रोसेसिंग यूज होगी वो उसी कंप्यूटर की ले लेगा, है ना। तो उसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में उठा लेगा और यूज कर लेगा। जिस जिस कंप्यूटर में वो फ्रंट एंड खुलेगा वो सारे उन सभी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग उठाता रहेगा। लेकिन बैक एंड में ऐसा नहीं है। बैक एंड में आपका सर्वर अलग होता है। जितने भी फ्रंट एंड से, जितने भी क्लाइंट से, वे सारे बैक एंड पर रिक्वेस्ट करते हैं एट अ टाइम। कितनी भी रिक्वेस्ट आ सकती हैं, कितनी भी, वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि आपने कितना शेयर कर रखा है, कितने लोगों को आपका प्रोजेक्ट यूज करने में मजा आता है। अगर मजा आता है तो वे आपका प्रोजेक्ट यूज करेंगे, और थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट एक सेकंड के अंदर आ सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ सकती हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे सर्वर्स है जहां पर उनको हैंडल भी किया जाता है, तो वहां पर बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग करी जाती है। उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले बैकएंड बनाए तो एक बार, बाद में लोड बैलेंसिंग सीखेंगे कि बैकएंड को बैलेंस कैसे करवाना। जब बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाए तो वो बाद में सीखेंगे। ओके, तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको Node.js का आर्किटेक्चर समझ आया होगा। तो स्मैश दैट लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो भी Node.js सीखना चाहता हो। Node.js की कंप्लीट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, और इस सीरीज के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओगे Node.js में बैकएंड बनाने में। हाँ जी, बैकएंड बनाने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको कह दूंगा ना मैं कि भाई ये इस चीज का बैकएंड बनाना है, तो आप कहोगे यार अभी बनाया, अभी बना दूंगा मैं तो इसको। इतने एक्सपर्ट हो जाओगे आप, सच बता रहा हूँ, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे आप जो आप मेरे साथ जिस Node.js की सीरीज को सीखोगे तो। और इसके अंदर जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो भी एक गजब का प्रोजेक्ट होगा, उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट होगा। आप उसको चाहो तो होस्ट भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, टोटली प्योर आपकी चॉइस है। ओके, तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।